जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लूसेंट सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो आज हम लोग लूसेंट सीरीज में देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने पूरा चैप्टर कर लिया था और सिंधु घाटी सभ्यता का MCQ भी दूसरे लूसेंट बुक से कर लिया है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो कोई भी कन्फ्यूजन होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला था ऋग्वेदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक का टाइम था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। डायरेक्ट पूछे कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों, तो आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। आर्यों की मूल भाषा क्या थी, तो आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्यों के प्रशासनिक इकाई का आरोहिक क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। पहला था कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, कई बार ये क्रम पूछा जाता है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है, कई बार ये पूछा गया है। विष के प्रधान को विषपति, जन के शासक को राजन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। नेक्स्ट है सूत, रथकार तथा कमीदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूरब क्या होता है, तो पूरब दुर्गपति। ये स्पष्ट क्या होता है, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता है। ये स्पष्ट भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि वजपति का क्या तात्पर्य है, तो वजपति किसे कहते थे, तो गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे वाजपति कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों उग्र किसे कहते थे, तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य, यानी कि अभी के टाइम में जो पुलिस कार्य करती है तभी उग्र किया करते थे, तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र किया करते थे। एक तरफ देख सकते हैं यहाँ दोस्तों दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है। तो पूर्व दिशा जो है उत्तर वैदिक शब्द प्राची और उसके राजा थे सम्राट। वहीं पश्चिम दिशा की बात करें तो प्रतिची और वहाँ के राजा थे स्वराष्ट्र। उत्तर की बात करें तो उत्तर वैदिक शब्द जो थे उदीची थे और उसके राजा थे विराट। मध्य का जो था, मध्य का राजा ही था और दक्षिण का राजा भोज नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी दिशा और वहाँ के राजा के नाम भी कई बार पूछे गए हैं। नोट में दिया गया है दोस्तों कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी के बारे में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहे जाते थे। स्त्रियों को सभा एवं समितियों में भाग ले सकते थे ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। स्त्रियां भी जो है दोस्तों सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा किया करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, ठीक है, गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दशराज युद्ध के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कई बार पूछा गया है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किसमें है, तो दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है।
यह युद्ध परुसनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। दशराज जो युद्ध है दोस्तों, यह पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दोस्तों। यह युद्ध एक तरफ सुदास और एक तरफ 10 जन थे, इन दोनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है जीता था, सुदास का विजयी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेदिक समाज जो था दोस्तों 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं क्षुद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। अब वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था दोस्तों, तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। बात करें दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा समाज था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। ठीक है, जिसे कुलुप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। यह भी वैदिक सभ्यता की काफ़ी अच्छी बात थी दोस्तों। नेक्स्ट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अलापा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी है। गार्गी ने यज्ञवल्ल्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वहीं आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लूसेंट का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों। पूरा लूसेंट बुक आपको 30 दिन के अंदर में जो है दोस्तों पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसमें वास था, अधिवास था और उष्णीयक था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। इस पूरे दर्शन और प्रवर्तक से 1 नंबर हर प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चवार्क दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। वहीं न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायन। वहीं वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कणाद और महर्षि उलूक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको 1 बार 2 बार दोहरा लें और याद कर लें, काहे कि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, गाय को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद में गायों को अधन्या कहकर पुकारा जाता था। ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसे रखा गया था। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का लैंग्वेज क्या था, तो आर्यों का लैंग्वेज संस्कृत था। ये भी हमें
याद रखना होगा दोस्तों। सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों का क्या था? तो इंद्र था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र भगवान था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। वहीं आर्यों द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता था। तांबे को लोहित अयस्क भी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट है, ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नॉट कहा जाता था। नेक्स्ट है, मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। कुम्र का जो है प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभा का जो आधुनिक नाम है काबुल है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। परुसनी का अभी का नाम रावी है। वहीं शत्रुदी का आधुनिक नाम शतलज है। कई बार ये इससे भी एक प्रश्न रहने की पूरी संभावना होती है दोस्तों कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों के बारे में, ऋग्वेदिक नदियों के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सारे ये नदी जो है दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, बात करें विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। दृश्यदती का आधुनिक नाम घग्गर है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल है और सुवस्ती का आधुनिक नाम स्वात है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता कहे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेदिक कालीन देवताओं। ऋग्वेदिक कालीन देवता में इंद्र देवता के बारे में, युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता के बारे में ये जाने जाते थे। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थकरी के रूप में जाना जाता था। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं प्रशासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में वरुण देवता को जाना जाता था। धौ को आकाश का देवता यानी कि सबसे प्राचीन देवता के रूप में जाना जाता था। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। वहीं अश्विन को वित्पत्तियों को हराने वाला देवता कहा जाता था। नेक्स्ट है पूषण। पूषण को पशु का देवता कहा जाता था। वहीं विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता था। मरुत को आंधी एवं तूफान का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन हो गया? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे दोस्तों। और एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और भौतिकवादी दर्शन के संस्थापक चवार्क हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। वेदांत दर्शन जो है, वेदांत जो दर्शन है दोस्तों किस पर आधारित है? यह उपनिषद पर आधारित है। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शनों में है दोस्तों। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सत्यमेव जयते मुंडलको उपनिषद से लिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते मुंडलको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। सत्यमेव जयते मुंडलिको उपनिषद से लिया गया है और मुंडलिको उपनिषद में ही जो है दोस्तों यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता से संबंधित है दोस्तों। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण। नेक्स्ट है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, टॉप लेवल का यह प्रश्न है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों नोट में लिखा हुआ है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत दर्शन की रचना बादरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचनाकार बादरायण, वहीं वेदांत दर्शन के रचनाकार बादरायण थे। तभी हम लोगों ने देखा लूसेंट के सब्जेक्टिव सीरीज में वैदिक सभ्यता, ठीक है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी कर दिया गया है दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव भी आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक के से करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।